एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? क्यों? तो इसका आंसर होगा थर्ड, नहीं, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का सामाजिक संरचना का उपागम निम्नलिखित में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर होगा अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्नलिखित में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? इसका आंसर होगा सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा। नंबर 3 क्वेश्चन है, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा 4, विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाषा और चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। इसका एक ऑप्शन इज द राइट आंसर है। भाषा चिंतन को निर्धारण नहीं करती है, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, जीन पियाजे के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर एक अवधारणा है, जेंडर एक खालिस्तान अवधारणा है, तो जेंडर जो होती है वो एक जैविक अवधारणा नहीं होगी। जेंडर एक जो है वो सामाजिक अवधारणा है। थर्ड ऑप्शन सामाजिक अवधारणा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को क्या बनाती है? सक्रिय अन्वेषक बनाती है। एक ऑप्शन इज द राइट आंसर, सक्रिय अन्वेषक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 1 कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख जाते हैं। सही बात है। कारण क्या है इसका? अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, इसीलिए कुमार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो देखो, ए और आर दोनों सही है बिल्कुल। और ए ऑप्शन इज द राइट होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, आर जो है वो एक ही व्याख्या कर रहा है। 116 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिनी किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक क्या करती है? हाँ, रोहिणी जो है वो स्वयं से प्रेरित है, इसीलिए स्वयं से प्रेरित है, अधिगम करता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है। जो वंचित है ना, सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है। तो वंचित जो बच्चे होते हैं उनके लिए सफल समावेशन क्या है? सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित कीजिए। अगर आप सभी बच्चों में जुड़ाव की भावना विकसित करेंगे तो जो वंचित समूह के बच्चे होते हैं
वो सफल समावेशन हेतु में सफल समावेशन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुख्य धारा वाली कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? तो इसका आंसर जो होगा वो थर्ड होगा, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। सामर्थ्य निर्माण होना चाहिए और संवेदना होनी चाहिए, संवेदीकरण होनी चाहिए। एक मुख्य धारा वाली कक्ष के विशिष्ट जरूरतमंद वाले विद्यार्थियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्नलिखित में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा गुणज वैकल्य से। गुणज वैकल्य, आपको जैसे संख्या संबंधी कोई समस्या हो, मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग सही से नहीं आ पा रहा हो, तो ये गुणज वैकल्य होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया। नहीं, डिसलेक्सिया अलग होता है, वो बोलने से संबंधित होता है। इसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया, गणना से संबंधित। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक कोई बच्चा है, वो दृष्टिबाधिता से जूझ रहा है, तो उसके लिए सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापक को एक स्पर्शनीय कौशल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो बड़े कागज में उभरी हुई आकृति हो उन्हें लाए और बच्चों को स्पर्श कराए। मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए। सही है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों को एक सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ये क्या करना चाहिए, कार्य पत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटकर देना चाहिए। बच्चों को छोटे छोटे कार्ड में प्रबंध करके दे दे अलग अलग टीचर। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? तो इसका आंसर है पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने में और अर्थ ग्रहण करने में हेतु प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन आंसर है, बच्चा खोजबीन आधारित अध्ययन करे और उसके बाद चर्चा आधारित उपागम करे, जिसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा 4, अधिगमकर्ता या केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अधिगमकर्ता से केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम मदद करता है? अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसका 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? बिल्कुल ये ऑप्शन होगा इसका, विद्यार्थियों की सहकारिता को बढ़ावा देना। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? तो प्रक्रिया में बाधक जो होता है वो अनुक्रिया समुच्चय होता है, प्रक्रिया में बाधक। अब अभिकथन कह रहा है कि अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन कह रहा है किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थी द्वारा गृहीत भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। सही है,
और कह रहा है भ्रांतियाँ हमेशा तर्कहीन नहीं होती हैं, ये भी सही है, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करने वाले बनाए गए सरल सिद्धांत का स्वरूप होती हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो होगा वो उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है संवेगों और संज्ञान के संज्ञान। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्तियाँ सही हैं? तो इसका आंसर होगा कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम में सहभागिता को बढ़ावा देना। ये नहीं कह सकते अंकों को प्रतिस्पर्धा हो, अंक विद्यार्थियों की उनकी रुचि के आधार पर निर्धारित करने में मदद, ये नहीं हो सकता है। कक्षा में विद्यार्थी की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। सुविधा में समान अभिगम्यता या पर पहुंच एक शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक। नंबर 3 अधिकार का विषय है। विद्यार्थी के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा विद्यार्थी के व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा रटना नहीं करवाना चाहिए बच्चों को। रोट लर्निंग से दूर रखना चाहिए बच्चे को, समझ में आया? रोट लर्निंग से दूर रखना चाहिए। उसके बाद विकास के विषय में सही वाक्यांश चुनिए। तो इसका आंसर विकास कैसा होता है? परिवर्तनीय होता है। कैसा होता है? परिवर्तनीय होता है। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर पर के अंतर्गत होती है? तो इसकी अवस्था जो होती है वो मूर्त संज्ञानात्मक कॉन्क्रिएट्स ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। एक बच्चा जो है सिर्फ मूर्त मतलब दिख वस्तुओं के साथ समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एक कक्षा में सकारात्मक उपकारी अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? तो इसका आंसर होगा सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना। सही है ये ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड निर्देशित आकलन है? तो इसका आंसर है अधिगम के निम्नतम स्तर को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण। अधिगम और तर्क वाला क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले अभिकथन में दे रखा है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। लग तो सही रहा है, होनी चाहिए। और बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। इसीलिए शिक्षकों को बाल विकास के लिए गहन समझ होनी चाहिए। सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर
व्यांख्यित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास जो होता है वो रुक रुक कर होता है। विकास कैसा होता है? रुक रुक कर होता है। रुक रुक कर होता है, बिल्कुल सही है। विकास जो होता है वो रुक रुक कर होता है, स्पाइरल होता है। समझ गए? आगे बात करेंगे कि परिवार जो होती है, परिवार समाजीकरण की पहली इकाई है, प्राथमिक इकाई है परिवार। परिवार प्राथमिक इकाई है, और जबकि विद्यालय समाजीकरण की दूसरी इकाई है। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। तो इसका आंसर होगा सेकंड, समायोजन। प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिह्नित की जाती है? तो उसका आंसर जो होगा होगा पूर्व संक्रियात्मकता कर। प्रतीकवाद, जो प्रतीक होता है ना, प्रतीकवाद, उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक प्रतीकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? तो इसका आंसर जो होगा निकटस्थ विकास, इसका आंसर है लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापक को पाठ प्रदान करना चाहिए, विद्यार्थी को पाठ प्रदान करना चाहिए, पाठ स्कैफोल्डिंग, ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें। सही बात है, एक शिक्षक को तो एक अध्यापक पाठ ही प्रदान कर सकता है। समुदाय कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है? तो इसका आंसर है उत्तर परंपरागत चरण, थर्ड स्तर, इसे बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। एक प्रगतिशील कक्ष मुख्यतः कैसा होता है? एक शिक्षार्थी केंद्रित होता है, अधिगमकर्ता केंद्रित होता है। गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो आंसर होगा वो दृढ़ शारीरिक योग्यता एवं समन्वय होना। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा कैसी होती है? लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है? तो इसका आंसर है जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर स्टीरियोटाइप। अक्सर गुलाबी रंग जो होता है वो लड़कियों को, नीले रंग को लड़कों को, जिनके जेंडर स्टीरियोटाइप को। विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, विद्यार्थियों में जो पनप रही है क्या रूढ़िवादिता, धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है? इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन है, बताओ, एक अध्यापिका
कच्चा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वह ये समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया है और वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो रचनात्मक आकलन का प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विमर्श करने के लिए। किस चीज़ के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है, तो इसका आंसर जो होगा वो सृजनात्मकता कहलाती है, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है, तो इसका आंसर जो है वो अनुरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुरूपता। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी, इसका आंसर जो होगा बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी उप-अवस्था लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर होगा 4, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन आ गया है। तो अभिकथन क्या है कि किसी संप्रदाय पर चर्चा करते समय एक अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। सही बात है। अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं, और अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाता है। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या कर रहा है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार को समुन्नत किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो होगा वो अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा स्वलीनता, ऑटिज्म। ऑटिज्म का मतलब बता दो, मैं जान जाऊंगा। ऑटिज्म का मतलब बता दो, मैं समझ जाऊंगा। आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। अनुदेशात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे, तो इसका आंसर है सेकेंड, यानी कि विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। सही बात है। रेयान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं व गीत रचना आरंभ कर दिया तथा बिना किसी बाह्य प्रेरणा के इनका आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से किसका द्योतक है, तो इसका आंसर है प्रतिभाशाली होना। अच्छा, अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन। प्रतिमान की क्रियाओं पर ध्यान देना। विद्यार्थियों के स्वयं के अधिगम
अधिगम विद्यार्थी की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अधिसंज्ञान। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? मेटाकॉग्निशन क्या होता है? अधिसंज्ञान, सोच, किसी की सोच के बारे में सोचना, मेटाकॉग्निशन होता है। अभिकथन ए क्या है? अभिकथन ए क्या है? एक अध्यापक द्वारा, अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभवों को अनदेखा करना चाहिए। गलत, ये गलत है, क्योंकि अनदेखा नहीं करना चाहिए। गलत है पहला ऑप्शन, ये तो गलत है। विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक से अलग करके होना चाहिए। दोनों गलत हैं, तो ए और आर दोनों कथन गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो गलत कौन सा हो सकता है इसमें? तो 4 ऑप्शन गलत है और तो सब सही होंगे। अधिगम में आसपास परिवेश के अंतःक्रिया शामिल होनी सही है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया, सही है। अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, सही है। अधिगम सामाजिक और संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, गलत है। यही गलत है। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है, तब वह किस अवस्था में होता है? तो इसका आंसर होगा प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? तो इसके आंसर है त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिव्यक्त कर सकता है? तो इसका आंसर होगा उम्मीद, नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेत शिक्षण की पहचान नहीं है? तो इसका आंसर होगा नंबर 2। कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए भी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है? तो इसका आंसर जो होगा सेकेंड होगा, विशिष्ट पहचानों अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा देना। अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हो। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? तो इसका आंसर है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, यानी कि क्या होता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या होता है? खुद से इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरपर्सनल होता है दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। यस, इंट्रापर्सनल खुद से इंटरेक्ट और इंटरपर्सनल दूसरों से इंटरेक्ट। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? तो इसका आंसर जो होगा वो सेकेंड होगा, बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें और त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट और सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक तरीके समस्या समाधान
समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुक्रिया अनुक्रिया समुच्चय। अनुक्रिया समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर क्या है? अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहलाता है? तो इसका शीर्षगामी क्या होता है? सिर से पैर तक। विकास जो होता है वो सिर से पैर तक तरफ बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा फुटबॉल को धकेलना। फुटबॉल को धकेलना। अभिकथन क्या है? अभिकथन एक में क्या बताया गया है कि विद्यार्थी बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही है। और कारण क्या है? धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक हैं। ये गलत है, क्योंकि धार्मिक संस्था प्राथमिक कारण नहीं हो सकता, परिवार प्राथमिक कारण है। ये सही है, ये गलत है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो इसका आंसर है 4 ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं को स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की व्याख्या लेव वाइगोस्की ने नहीं की है? तो इसका आंसर है सामाजिक अनुबंधन विन्यास की नहीं की है, समव्यस्त विकास, निजीवाद, पाड़ और सबकी की है। लेवाइगोस्की के अनुसार सामाजिक संपर्कता, इसका सेकेंड ऑप्शन है, हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है पूर्व पारंपरिक अवस्था और पारंपरिक अवस्था, उत्तर पारंपरिक अवस्था, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि विद्यार्थी शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक अच्छा कवि और एक लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा भाषाई बुद्धि। अभिकथन ए, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही है। और भाषा और सोच विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं।